आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें करना है फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने 2 टॉपिक कर लिए थे, सल्फोनामाइड भी कर लिया था और ट्राइमेथोप्रिम भी कर लिया था। ये चैप्टर नंबर 4 बनता है कैडजिन का कीमोथेरेपी के लिहाज से। ठीक है, और लिपनकोड में आई थिंक ये तीसरा चैप्टर बनता है। मैंने दोनों लिपनकोड कैडजिन से आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन को हम स्पेक्ट्रम की बेस पे कितना ज़्यादा इसका स्पेक्ट्रम है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, 3 हम इसकी डिवीजन करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। लेकिन लिपनकोड में आपने याद रखना हमारे पास 4th जनरेशन भी मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ, असल में ये लेक्चर मेरा करप्ट हो गया तो ये मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया है। ये क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो ड्रग आ जाए तो उसका नाम है नॉरफ्लॉक्सासिन आ जाती है। इन सब के एंड में फ्लॉक्सासिन आता है। आपने याद रखें इनके एंड में क्या आता है, फ्लॉक्सासिन सब के एंड में आता है। नॉरफ्लॉक्सासिन फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, जो कि हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम है और एरोबिक जो होते हैं ना ग्राम नेगेटिव, एनरोब नहीं बल्कि एरोबिक जो ऑक्सीजन यूज़ करती है उसमें यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा आपने याद रखें इसका यूज़ ये हमारे पास, अगर यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास यूटीआई में यूज़ होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। और ये नॉरफ्लॉक्सासिन वो ड्रग है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे कम है। बायो अवेलेबिलिटी जो हमारा फ्लोरोक्विनोलोन में सबसे कम किसकी है, नॉरफ्लॉक्सासिन की। आगे मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसकी है। ठीक है, तो आपने याद रखें सबसे कम इसकी है नॉरफ्लॉक्सासिन की। सेकंड जनरेशन की बात करें तो 2 ड्रग्स आ जाती है, बड़ी फेमस है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाती है और हमारे पास ऑलफ्लैक्सासिन, क्या सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑलफ्लैक्सासिन आ जाती है। फ्लॉक्सासिन जो हमारे पास थर्ड जनरेशन है उसमें हमारे पास, आपने याद रखें थर्ड जनरेशन में हमारे पास आ जाते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन। अब मैं फ्लॉक्सासिन नहीं लिख रहा हूँ, उसकी जगह एफ लिख रहा हूँ, आप लोगों ने समझ जाना है फ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है। और जो दूसरी ड्रग है उसमें हमारे पास आती है जेमीफ्लॉक्सासिन आ जाती है। और फिर थर्ड हमारे पास है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अच्छा लिपनकोड ने क्या किया कि ये हमारे पास न्यू ड्रग्स हैं दोनों, जेमीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, उन्होंने इन दोनों को शामिल किया 4th जनरेशन में लिपनकोड ने। ठीक है, अगर 4th जनरेशन का पूछ रहे तो आपको सब पता होना चाहिए, जेमीफ्लॉक्सासिन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के बारे में बात करते हैं। ये जो थर्ड जनरेशन है इसको हम रिस्पिरेटरी भी कहते हैं। ये क्या है, रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन भी से कहते हैं। ये रिस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन पूछ ले तो कौन सी जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन होती है। ठीक है, अब जब इसकी हमने ये नाम लिख लिया तो अब बात कर लेते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। आपने याद रखें जो फार्माकोकाइनेटिक्स में काम की बातें आपने याद रखनी है वो 3 ही है। सबसे पहले आपने याद रखना है इन सब की बायोअवेलेबिलिटी बड़ी गुड होती है। बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होती है, इनकी गुड होती है, कोई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में इसका मसला नहीं था, एक्सेप्ट मैंने अभी लिखा कि इसकी सबसे कम होती है नॉरफ्लॉक्सासिन की कम होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है वो भी आप देखें, सबसे ज़्यादा जो होती है ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी होती है, क्योंकि लोएस्ट तो मैंने लिखी हुई है, हाईएस्ट किसकी होती है, हाईएस्ट होती है हमारे पास लीवोफ्लॉक्सासिन की, लीवोफ्लॉक्सासिन की सबसे हाईएस्ट क्या होती है बायोअवेलेबिलिटी। अब एक्सक्रीशन की बात करें तो ये क्या होती है, इनकी रीनल एक्सक्रीशन होती है, क्या होती है, रीनल एक्सक्रीशन होती है। आपने याद रखना है रीनल में होती है एक्सेप्ट मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है ना, ये रीनल में नहीं होती बल्कि क्या होती है, रीनल में नहीं होती, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो रीनल के बजाय किस में एक्सक्रीट होती है, बाइल में एक्सक्रीट होती है। आपने याद रख रहे हैं बाकी सब रीनल में होती है, इसलिए मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है ये वाहिद है जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट में जाती नहीं है, ये तो बाइल से एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, फिर आपने बात याद रखी है कि ये हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या सकती है, क्रॉस कर सकती है, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, अच्छा इसमें आपने लास्ट एक पॉइंट याद रखना है, इनकी एक्सक्रीशन जो होती है ना वो हमारे पास रीनल होती है। एक हमारे पास ड्रग होती है प्रोपेनासिड, वो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। प्रोपेनासिड क्या करती है, ये हमारे पास कंपटीशन करती है सक्रीशन के बाद, जब सक्रीशन हो रही थी रीनल ट्यूब्यूल में तो ये खुद सक्रीट हो जाती है और इन ड्रग को सक्रीट नहीं होने देती, जिसकी वजह से इन ड्रग का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इनका लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। किनका, फ्लोरोक्विनोलोन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि वो सक्रीट नहीं होती, क्योंकि प्रोपेनासिड खुद उसकी जगह सक्रीट हो जाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन कैसे काम करती है। आपने याद रखना है ये फ्लोरोक्विनोलोन के बारे में आपने याद रखना है, ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट रखती है। क्या, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था मोनोग्लाइकोसाइड में। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट मतलब कि अगर ये ड्रग खत्म भी हो जाए, मिनिमल इनहिबिटिव कंसंट्रेशन की इसकी मिकदार कम भी हो जाए, मिनिमल MSC से इसकी मिकदार बेशक कम हो जाए, फिर भी इसके इफेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। मोनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोन दोनों रखती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सेंसिस, DNA की सेंसिस को ब्लॉक करती है। DNA सेंसिस क्या करती है, उसको ब्लॉक करती है। कैसे ब्लॉक करती है, 2 तरह से काम करती है।
दो तरह से कैसे काम करती है हमारे पास, ये ग्राम नेगेटिव में अलग काम करती है, ग्राम पॉजिटिव में अलग काम करती है। ग्राम नेगेटिव में क्या करती है, जब हमारे पास टोपो आइसोमरेज एक एंजाइम होता है, टोपो आइसोमरेज 2 जो होता है उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। किसको, टोपो आइसोमरेज 2 को। उसका दूसरा नाम है डीएनए गायरेज, ठीक है। तो डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज एक ही चीज़ है, उनको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में क्या करती है, टोपो आइसोमरेज इसमें क्या करती है, इनहिबिट कर देती है टोपो आइसोमरेज जो हमारे पास है ना, टोपो आइसोमरेज 4 है, मतलब 2 को नेगेटिव में और पॉजिटिव में 4 को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। अब जब ये 2 इनहिबिट हो जाता है डीएनए गायरेज, तो क्या होता है कि सुपर क्वालिंग, नॉर्मली ये डीएनए गायरेज होता है सुपर क्वालिंग को प्रिवेंट कर होता है। सुपर क्वालिंग का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें वो क्या होता है कि जब हमारे पास डीएनए का स्टैंड खुल रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाती है, वो फर्दर नहीं खुल सकता, तो ये नेगेटिव सुपर क्वालिंग कहता है डीएनए गायरेज। तो जब ये इनहिबिट होगा तो नेगेटिव सुपर क्वालिंग नहीं होगी, तो सुपर क्वालिंग की वजह से फर्दर वो जो है डीएनए की क्वालिंग आपस में खुल नहीं सकेंगी, तो रेप्लिकेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। इसी तरह टोपो आइसोमरेज 4 क्या करता है, ये नॉर्मली क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है जो डीएनए के न्यू स्टैंड बनते हैं ना रेप्लिकेशन के बाद, उनको आपस में अलग कर रहे होते हैं। तो टोपो आइसोमरेज 4 जब इनहिबिट हो जाता है तो क्या होता है कि सेपरेशन जो है वो नहीं हो सकती, सेपरेशन जो है वो नहीं हो सकती। और डीएनए गायरेज क्या करता है, ये सुपर कॉइलिंग जो है ना नेगेटिव, इसकी वजह से सुपर कॉइलिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर होता है। तो दो मैकेनिज्म ये हो गया। होप्स आपको समझ आया कि रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस में आपने जैसे पहले मैकेनिज्म पढ़े थे वही बार बार यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये डक को इंट्री ना होने दें, इंट्री अगर डक की ना हो, या उसकी परमेबिलिटी क्या हो, परमेबिलिटी उसकी हम कम कर दें, ठीक है, इससे हम इसके रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हासिल कर लेता है। फिर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फ्लैक्स पंप, अगर डग आगे उसको बाहर फेंक देगा, ये बार बार हमने पढ़े हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं चाहता। फ्लैक्स पंप के ज़रिए हमारे पास रेजिस्टेंस आ सकती है। और ये याद रखिए हमारे पास टीबी, स्टेफ ऑरियस और स्टेफ निमोनिया, इन 3 में ये हमारे पास ये मैकेनिज्म है फ्लैक्स पंप वाला, ठीक है। इसकी मदद से ये रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं। अगर इसकी बात करें, बाज़ क्या होता है, हमारे पास एक जीन होती है जिसका नाम होता है गायर ए जीन, जो नॉर्मली क्या कर रही होती है, डीएनए गायरेज को बना रही होती है। तो इसमें अगर हमारे पास क्या आ जाए, इसमें अल्टरनेशन आ जाए इस जीन में, तो हमारे पास ऐसा डीएनए गायरेज नहीं बनेगा जिसको ये नॉर्मली रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो ऐसा डीएनए नहीं बन सकेगा जिसको ये रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। जब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे, बाइंड नहीं कर सकेंगे, तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। डीएनए गायरेज कि जीन को अल्टर करके, इनहिबिट नहीं अल्टर, ठीक है। अब यूजेस की बात करें तो यूजेस में आपने याद रखना है C@KFC, KFC पे देखा, क्या देखा उसको छोड़ो, C@KFC में आपने याद रखना, इसके सारे हमारे पास यूजेस आ जाएंगे जितने ऑर्गेनिज्म है। S से आपने याद रखना है साल्मोनेला एंड शिगेला, ये आपस में बहन इकट्ठी आती है, जब भी इसमें साल्मोनेला शिगेला इकट्ठी आती है मोस्टली, ये क्या है, GIT में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, साल्मोनेला शिगेला स्पीशीज़ के खिलाफ इनमें क्या होती है, यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा ई से आपने याद रखें ई कुलाई, और दूसरे ई से आपने याद रखें, दूसरी सी से ई से आपने याद रखें इंटेरोबैक्टर। ए से आपने याद रखना है एरेगनोजा। कौन सा एरेगनोजा, इसमें हमारे पास आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम क्लेमीडिया एरेगनोजा, ये हमारे पास ज़ूडोमोनास एरेगनोजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लेमीडिया में सॉरी गलत कह रहे थे पहले, ज़ूडोमोनास एरेगनोजा। टी से आपने याद रखना है ट्रैकोमेटस, क्या है, टी से आपने याद रखना है ट्रैकोमेटस। कौन सा ट्रैकोमेटस, ट्रैकोमेटिस, कौन सा ट्रैकोमेटिस कौन सी क्लास में है हमारे पास, क्लेमीडिया ट्रैकोमेटिस, पी एरेगनोजा। और के से आपने याद रखना है, अच्छा के से आपने याद रखना है क्लेबसेला याद रखना है। और सी से आपने याद रखना है कैम्पाइलोबैक्टर। तो एफ से कोई नहीं बनता, एफ से बस वो न्यूमरिक बनाने के लिए मैंने एफ को यूज़ किया। C@KFC से आप ये सारे ऑर्गेनिज्म याद कर सकते हैं फ्लोरोक्वानिन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से इसके फर्दर यूजेस, जो स्पेसिफिक यूजेस हैं वो देख लेते हैं इसके कौन से हैं। अब सबसे पहले हम इन सब को क्या यूज़ कर सकते हैं, UTI में यूज़ कर सकते हैं, UTI में यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बता दी एक्सेप्ट 1 जिसकी एक्सक्रीशन यूनिट से नहीं होती, कौन सी है वो, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। क्या कौन सी है, ये देखो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मैंने कहा UTI में यूज़ नहीं कर सकते, तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के अलावा जितनी है वो यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। फिर आपने याद रखना है इसको हम गिनोरिया में यूज़ कर सकते हैं, गिनोरिया में। अब गिनोरिया में हम क्या कौन सी ड्रग देते हैं जिसके ज़रिए हम इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेकेंड
सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये और ऑरफ्लॉक्सासिन भी यूज़ करते हैं, दोनों जो सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं, ऑरफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने याद रखनी है एक ड्रग होते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन, जो मैंने थर्ड जनरेशन में बात की है, लीवोफ्लॉक्सासिन LF लीवोफ्लॉक्सासिन, वो हमारे पास क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अगेंस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में ये हमारे पास MCQ आ जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, वो लीवोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। फिर आपने याद रखें जो हमारे पास गैमीफ्लॉक्सासिन है, गैमीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये लिप्पन कोड ने इस ड्रग को के 4 जनरेशन में इनको काउंट किया है। और ये जो ड्रग है इनका स्पेक्ट्रम बड़ा वाइड होता है, ये क्या होती है, वाइड स्पेक्ट्रम होती है। वाइड स्पेक्ट्रम की वजह से इसको हम काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और गैमीफ्लॉक्सासिन का आपने याद रखें G से इसका नाम बनता है, और ये ग्लूकोज को इंटरफेयर कर रही थी, उसका ज़्यादा ये कम कर सकती है, मोस्टली ये ज़्यादा कर रही थी ग्लूकोज के लेवल को। आपने ग्लूकोज रिलेटेड जब भी कोई चीज़ आए तो आपने लिख लेना है गैमीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये थी, अच्छा, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बात कर लेते हैं। हम इसके अलावा इनको यूज़ कर सकते हैं हम मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेट और TB वगैरह में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट हमारे पास इसके काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले GAT में GAT टॉक्सिटी का सकते हैं, डायरिया वगैरह काज कर सकता है, ठीक है, GAT टॉक्सिटी हो सकती है। फिर ये हमारे पास स्किन रैशेज कर सकता है, एलर्जी की वजह से क्या कर सकता है, स्किन रैशेज कर सकता है। फिर हमारे पास CNS इफेक्ट काज कर सकता है, CNS इफेक्ट। CNS जब भी इफेक्ट आए तो आपने लिखना है, क्या लिखना है, हेडेक लिखना है, डिजीनेस, इंसोमिया, हेलुसिनेशन वगैरह, ठीक है। फिर हमारे पास आगे हिपैटोटॉक्सिटी, हिपैटोटॉक्सिटी काज कर सकता है, एंड नेफ्रोटॉक्सिटी भी काज कर सकता है, नेफ्रोटॉक्सिटी भी काज कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आगे फोटोटॉक्सिटी, हेपैटो, नेफ्रो एंड फोटोटॉक्सिटी, फोटोटॉक्सिटी वगैरह भी काज कर सकता है। फिर आपने याद रखना है ये कभी भी प्रेग्नेंट वोमेन को या चिल्ड्रन को कभी भी ये ड्रग्स नहीं देते, ठीक है, कभी भी नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते। क्यों? क्योंकि ये उनमें कार्टिलेज क्या कर सकते हैं, कार्टिलेज को क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट कर सकते हैं। किसका, कार्टिलेज का डिफेक्ट काज करते हैं, या डिसफंक्शन, हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉफी, कार्टिलेज की क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉफी काज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके एक ड्रग इंटरेक्शन है कि ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास साइटोक्रोम P450 को इनिबिट कर रही थी, उसको क्या कर रही थी, इनिबिट कर रही थी। एक और मैं यूज़ बताना भूल गया, इसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये है कि QT प्रोलोंग भी करती है, क्या करती है, QT प्रोलोंगेशन भी ये करती है ड्रग, ठीक है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है, ये सारे हैं जो हमारे बुक में लिखे हो, आपने अच्छी तरीके से याद कर लें। सारी टॉक्सिटी, हिपैटो, नेफ्रो, फोटोटॉक्सिटी, स्किन रैशेज, GAT टॉक्सिटी, Q2 प्रोलोंगेशन, ऑलमोस्ट हर किसी को ये इफेक्ट कर रही है। अब ये हमारे पास कुछ और पॉइंट है जो एक दो आपको बताना चाहूँ कि जो हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ना, ये इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है। लीवोफ्लॉक्सासिन भी बताया ड्रग ऑफ चॉइस है कम्युनिटी नमूनिया में, जबकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है इंथ्राक्स में। किसमें, इंथ्राक्स में ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसके अलावा हम इसको कभी भी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करते। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में नमूनिया वगैरह की बात हो रही है, नमूनिया में हम कभी भी इसको यूज़ नहीं करते, ये आपने याद रखना है, क्योंकि इस स्टैंड के खिलाफ इसकी इफेक्टिविटी कम होती है, ठीक है। जबकि हम जब रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं तो कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि लीवोफ्लॉक्सासिन ये मैंने बता दिया ड्रग ऑफ चॉइस है कम्युनिटी का ये नमूनिया में, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो है, जो 2 MCQs मैंने बता दी ये, और दूसरा कि हमारे पास जो मैंने बताया था डॉक्सीफ्लॉक्सासिन, एक और हमारे पास होती है डेलाफ्लॉक्सासिन। क्या है, डेलाफ्लॉक्सासिन ड्रग, वो हमारे पास सिर्फ वो एक क्लास में 4th जनरेशन में ड्रग है, जो कि ये 4th जनरेशन में आ जाती है, ठीक है। कैडजन के लिहाज से 3rd जनरेशन और लिपन में 4th जनरेशन में ये ड्रग है, ठीक है। ये वाइद है जो अपनी 3rd या 4th जनरेशन क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं। किसके खिलाफ, ज़्यूडोमोनास के खिलाफ। किसके खिलाफ, ज़्यूडोमोनास एगनोज़ा के खिलाफ, ठीक है। इसके खिलाफ सिर्फ ये है, बाकी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास टॉपिक था जिसमें मैंने ज़्यादा फोकस मेरा था एडवर्स इफेक्ट पे और इसके यूजेस पे। और ये आपने इसको C@KFC से F से कोई चीज़ नहीं बनती, याद रखना है, और इस तरह आपने याद कर लेना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल आसान है, टॉप असेंबली 2 और 4 को रिपीट करके, और इसके अलावा ये 3 जनरेशन आपने इसके नाम याद कर लें। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपको 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5वें चैप्टर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।